नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। इससे पहले कि हम लोग प्रैक्टिस शुरू करें दोस्तों, एक दो चीज़ें आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा। चैनल नया भले ही है, लेकिन जानकारी जो है पूरी तरह से प्रामाणिक है और ये जानकारी आपको आपके सिलेक्शन में काफ़ी मदद करेगी। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैं पेशे से भी अध्यापक हूँ और कोई ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करूंगा जो आपकी काम की ना हो। तो बस यही कहना था। चलते हैं सीधे पीडीएफ पे और प्रश्नों का अभ्यास करते हैं दोस्तों। हमारे सामने है दोस्तों पहला और दूसरा प्रश्न। पहला पढ़ता हूँ, आविर्भाव का विलोम शब्द होगा। विलोम पूछ लिया। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको दोस्तों कि इस परीक्षा में संधि समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम और पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यही 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं दोस्तों। बाकी अपठित गद्यांश से जो प्रश्न आते हैं तो वो तो आप वहीं पे पढ़ के और उनका उत्तर दे लेते हैं, लेकिन ये जो भाग है इन्हीं भागों से मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं इन्हीं के इर्द गिर्द आपको प्रश्नों का अभ्यास करवाने की कोशिश करता हूँ। ऑप्शन पढ़ता हूँ, देखिए। प्रादुर्भाव, तिरोभाव, प्रकट या फिर उद्गम। तो याद कर ली दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बी, तिरोभाव। आविर्भाव का जो विलोम शब्द होगा वो होगा तिरोभाव। दूसरा है, तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन से देख लीजिए। तथा धन एव, तथ धन एव, त धन थैव, तथै धन एव। तो ये अटपटा सा कुछ जरूर लग रहा है। सही ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने सोच भी लिया होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ए, तथा धन एव वृद्धि संधि है दोस्तों। तीसरा और चौथा प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों, भला मानस में कौन सा समास है। ऑप्शन से देख लीजिए। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय। तो दोस्तों सोचिए ये इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर सही होगा डी, पदों के बीच उपमान, उपमेय या फिर विशेषण विशेष से संबंध होता है। और यहाँ पे देख लीजिए, जो भला एक विशेषण है, भला का मतलब अच्छा, एक विशेषण है, आदमी हम जानते हैं विशेष्य है, तो यहाँ विशेषण विशेष से संबंध है, इसलिए आराम से हम कर्मधारय समास यहाँ पे लगा देंगे। चौथा है, कवि का बहुवचन होगा। ऑप्शन से देख लीजिए। कवि, कवियाँ, कवियों, कवियों। तो अब देखिए दोस्तों, इन दोनों ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे केवल एक यहाँ पे बिंदु लगा हुआ है, बस इसी का अंतर है और इसीलिए इसी बिंदु को ध्यान में रख करके यहाँ पे ये बिंदु नहीं लगा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन डी वाला गलत होगा। सही ऑप्शन हमारा होगा सी। तो यही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है दोस्तों परीक्षा में हमको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पांचवा और छठा प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों, तिरंगा में कौन सा समास है। ऑप्शन पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव। तो मैं थोड़ा सा समय तो आपको सोचने के लिए दूंगा कि आप खुद सोच के बता सके कि इसमें कौन सा समास होगा। आप लोगों ने सोच लिया होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ए, यह एक द्विगु समास है। हम जानते हैं कि जहाँ जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो वहाँ पे द्विगु समास होता है। अगला है दोस्तों, गवीश में कौन सी संधि है। ऑप्शन से देख लीजिए। गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि या फिर दीर्घ संधि। तो दोस्तों आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी, अयादि संधि। हम जानते हैं कि ए, अ, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का अय का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। सातवां पढ़ता हूँ, अतनु का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ईश्वर, कामदेव, कृष्ण या फिर वैसेट। अब ये इस तरह से कुछ है, लेकिन मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ। ये कामदेव का पर्यायवाची है दोस्तों। और कामदेव के अन्य पर्यायवाची मैं आपको बता देता हूँ। मदन, पंचशर, मार, मनोभाव, इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है। आठवां है, रास्ते में खाई जाने वाली भोज्य सामग्री के लिए एक शब्द है। देख लीजिए यहाँ पे, आहार, पाथेय, नाश्ता या फिर अल्पाहार। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों बिल्कुल मन में बैठा लीजिए, इसका सही उत्तर होगा बी, रास्ते में खाई जाने वाली भोज्य सामग्री को पाथेय कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ 9वां प्रश्न दोस्तों। देखते हैं इसको। निम्नलिखित में स्वर संधि का उदाहरण है। अब देख लीजिए, अन्वय, किंचित,
नीरस या फिर तद्रूप। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे स्वर संधि जो होगा, स्वर संधि का उदाहरण दोस्तों पूछा है यहाँ पे, और यहाँ पे स्वर संधि होगा ये ए। अनुधन अय, ये होता है अन्वय यण संधि है दोस्तों। हम जानते हैं कि ई ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का य, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का व, या फिर री का र हो जाता है। यहाँ पे ऊ का व हो गया है, अनुधन अय होता है, अन्वय बन जाएगा। 10वां और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, 10वां पढ़ता हूँ। श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप है, ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे, श्रृंगार, 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 श्रृंगार। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों आप लोगों ने कोई ना कोई विकल्प सोचा होगा, और आपने जो भी विकल्प सोचा है दोस्तों वो गलत ही है, क्योंकि इन विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। फिलहाल मैं आपको श्रृंगार का जो सही रूप है वो आपको मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ये कुछ ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार, ये इसका सही रूप है दोस्तों, इस तरह से ये लिखा जाता है। बाकी ये जो भी ऑप्शन है यहाँ पे देख लीजिए, ये कुछ मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैं इसको दूसरे कलर से करता हूँ तो ज़्यादा आपको समझने में आसानी रहेगी। यदि इसमें ये भी आप आधा डंडा र, जिसको हम लोग बोलते हैं आधा र, इसको भी लगा देते हैं तो बहुत जगह इस तरह से लिखा हुआ मिलता भी है दोस्तों, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि दो मात्राएं आप एक साथ नहीं बोल सकते हैं। री के साथ र आप बोल सके ऐसा संभव ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ये रूप इसका सही नहीं है, यही जो मैंने ये रूप आपको बताया है यही रूप सही है। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि आप मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।